इस बात पर विश्वास करना कठिन है, लेकिन ये सच है। प्रथम विश्व युद्ध में तकरीबन 16 मिलियन लोगों की जान गई थी। 1918 में विश्व भर में फैली इन्फ्लुएंजा महामारी ने अनुमान लगाया जाए तो 50 मिलियन लोगों की जान ले ली थी। दुनिया की 5वीं आबादी इस घातक वायरस से पीड़ित थी। कुछ ही महीनों में इस बीमारी ने इतिहास में दर्ज किसी भी अन्य बीमारी से ज्यादा लोगों की जान ले ली थी। एक छोटी सी सर्दी, खांसी और जुकाम, कैसे ये छोटा सा इन्फेक्शन एक महामारी का रूप ले लेता है, इंसानों को पता भी नहीं चलता। कोरोना वायरस से तो हम सभी रूबरू हुए हैं, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसी कई महामारियां आई हैं जिसके बारे में हम शायद ही जानते होंगे, जिसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ही महामारियों के रूप में जिसमें केवल छोटे से इन्फेक्शन ने ही लाखों लोगों की जिंदगी को तबाह कर दिया। तो कृपया वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। 1918 में इन्फ्लुएंजा महामारी का पहला दर्ज मामला उस वर्ष के स्प्रिंग सीजन में संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंसस के फोर्ट रिले में एक मिलिट्री कैंप में हुआ था। प्रारंभिक रोगी अल्बर्ट गिचेल नामक एक कुक था जो बुखार, सिरदर्द और थकान जैसे सिम्टम्स के साथ कैंप में रिपोर्ट किया गया था। कुछ ही दिनों में कई और सैनिकों में इसी तरह के सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए। यह वायरस फोर्ट रिले के तैनात सैन्य कर्मियों के बीच तेजी से फैलना शुरू हो गया और फिर प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों की आवाजाही के कारण संयुक्त राज्य अमेरिका और विदेशों में अन्य सैन्य शिविरों में ये फैलना शुरू हुआ। वहां से दुनिया भर के नागरिक और आबादी में फैल गया और अंततः इसने एक ग्लोबल पैंडेमिक का रूप ले लिया। 1918 में बिना किसी चेतावनी के ये वायरस पूरी दुनिया में फैलना शुरू हो गया था। इसके शुरुआती दिनों में लोगों को 3 दिन का बुखार आता था। टेस्ट किए गए, लेकिन उसके बाद भी लोग ठीक होने लगे। लेकिन जब ये फिर से अपनी अवस्था में आया तो ये और अधिक गंभीर था। वैज्ञानिक, डॉक्टर और स्वास्थ्य अधिकारी इसकी पहचान कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि इतनी क्रूरता और इतनी तेजी से इसने लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया था कि ये पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर होने लगी। कुछ लोग सिम्टम्स दिखने के कुछ घंटों बाद ही मरने लगे, तो कुछ लोगों की कुछ दिनों बाद ही मौत हो गई। लोगों के फेफड़ों में एक लिक्विड भर जाता था, जिसके कारण उनकी दम घुटने के कारण मौत होना शुरू हो गई। सटीक उत्पत्ति वैज्ञानिकों के बीच बहस बनी हुई थी, लेकिन माना जाता है कि बिफोर अंडरगोइंग अ जेनेटिक म्यूटेशन पक्षियों में उत्पन्न हुआ था, जिससे यह मनुष्यों को संक्रमित कर सका। मिलिट्री कैंप्स की नजदीकी और तनावपूर्ण स्थितियों ने वायरस को तेजी से फैलने के लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट प्रदान किया। 1918 के वसंत में महामारी की पहली लहर अपेक्षाकृत हल्की थी, लेकिन उसके बाद उस वर्ष के विंटर सीजन में एक बहुत ही घातक दूसरी लहर आई, जिसके कारण महामारी से जुड़ी अधिकांश मौतें हुई। इसके बाद की लहरें 1919 और 1920 में आई, हालांकि वे दूसरी लहर से कम गंभीर थी। कुल मिलाकर कहा जाए तो 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी ने दुनिया भर को हिलाकर रख दिया था, जिसका परिणाम हुआ कि लाखों मौतें हुई और सिग्निफिकेंट सोशल और इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन हुआ। यह संक्रामक फ्लू ने अमेरिका की 25% से अधिक आबादी को प्रभावित किया था। एक वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका में औसत लाइफ एक्सपेक्टेंसी 12 वर्ष से कम हो गई थी। यह इतिहास की एक विचित्रता है कि 1918 की इन्फ्लुएंजा महामारी को अमेरिका के इतिहास की सबसे दर्दनाक घटना मानी जाती है। 27 जून 1976 को सूडान के नजारा कस्बे में एक फैक्ट्री स्टोर कीपर बीमार हो जाता है। 5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। नजारा में स्टोर कीपर की मौत के बाद शहर के एक दूसरे व्यक्ति की 6 जुलाई में मौत हो जाती है। उसके भाई की तबीयत भी कुछ समय बाद खराब हो जाती है, लेकिन वह ठीक हो जाता है। लेकिन भाई का कोलीग 12 जुलाई को सिम्टम्स के साथ अस्पताल पहुंचता है और 2 दिन बाद उसकी भी मौत हो जाती है। उसकी पत्नी की भी उसके 5 दिन बाद मौत हो जाती है। 1 सप्ताह के बाद उसके पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति की भी मौत हो जाती है। आखिरकार 48 इन्फेक्शंस और 27 मौतें पड़ोस से जुड़ी हुई पाई जाती हैं। इन्फेक्शन के इस पैटर्न को देखते हुए अस्पताल के अन्य कर्मचारियों में भी इस इन्फेक्शन के सिम्टम्स दिखना शुरू हो गए। अब डॉक्टरों को एहसास होने लगा कि केवल क्लोज कांटेक्ट के जरिए ही इस इन्फेक्शन को रोका जा सकता है। तब तक दक्षिणी सूडान के मेरेडी अस्पताल में 61 नर्सों में से 33 की मौत भी हो चुकी थी। इबोला वायरस यानी कि इबोला हेमरहैजिक बुखार EHF के कारण लगने वाला इन्फेक्शन एक घातक रोग है। आमतौर पर इसके सिम्टम्स
वायरस के संपर्क में आने के 2 दिनों से लेकर 3 सप्ताह के बीच शुरू होते हैं, जिसमें बुखार, गले में खराश, मांसपेशियों में दर्द और सिर दर्द होता है। आमतौर पर मतली, उल्टी और डायरिया होने के साथ साथ जिगर और गुर्दे का कामकाज धीमा हो जाता है। इस स्थिति में कुछ लोगों को खून बहने की समस्या भी शुरू हो जाती है। यह वायरस संक्रमित जानवर सामान्यतः बंदर या फ्रूट बैट, जो कि एक प्रकार की चमगादड़ है, इसके खून या शरीर के लिक्विड के संपर्क में आने से होता है। प्राकृतिक वातावरण में हवा से इसके फैलने का अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा माना जाता है कि फ्रूट बैट, जो कि एक प्रकार की चमगादड़ है, इससे अफेक्टेड हुए बिना ही यह वायरस रखते हैं और फैलाते हैं। जब ह्यूमन इन्फेक्शन होता है तो यह बीमारी लोगों के बीच फैलना शुरू हो सकती है। मेल सर्वाइवर्स इस वायरस को सीमन के माध्यम से तकरीबन 2 महीने तक ट्रांसमिटेड कर सकते हैं। रोग की पहचान करने के लिए आमतौर पर समान सिम्टम्स वाली दूसरी बीमारियों जैसे मलेरिया, हैजा और अन्य वायरल हेमरहैजिक बुखार को पहले एक्सक्लूडेड कर दिया जाता है। रोग की पहचान की पुष्टि करने के लिए खून के नमूनों को वायरल एंटीबॉडीज, वायरल RNA या खुद वायरस के लिए जांच की जाती है। तो उस समय कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट्स नहीं थे। संक्रमित लोगों की सहायता के प्रयासों में उन्हें ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, यानी पीने के लिए थोड़ा सा मीठा और नमकीन पानी देना या इंट्रावेनस फ्रूट्स देना शामिल था। इस बीमारी की मृत्यु दर बेहद ज्यादा थी। अक्सर इस वायरस की चपेट में आने वाले 50 से 90% लोग मौत का शिकार हो जाया करते थे। EBD की पहचान सबसे पहले सूडान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में की गई थी। इस बीमारी का प्रकोप आमतौर पर उप सहारा अफ्रीका के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होता है। 1976 जब पहली बार इसकी पहचान की गई थी से 2013 तक हर वर्ष 1000 तक लोग इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं। अब तक का सबसे बड़ा प्रकोप 2014 पश्चिमी अफ्रीका इबोला प्रकोप, जिसमें गुआना, सियरा लियोन, लाइबेरिया और संभवतः नाइजीरिया प्रभावित हुए हैं। अगस्त 2014 तक 1600 से अधिक मामलों की पहचान की गई थी। इसके लिए टीका विकसित करने के प्रयासों के बाद आज इसका इलाज मुमकिन हो पाया है। स्वाइन फ्लू का पहला केस 15 अप्रैल 2009 को अमेरिका में सामने आया था। कैलिफोर्निया के 10 साल के एक बच्चे में वायरस से संक्रमण होने की पुष्टि हुई थी। 2 दिन बाद कैलिफोर्निया में ही 8 साल के बच्चे में भी ये वायरस पाया गया। जिस तरह कोरोना वायरस के अलग अलग स्ट्रेन सामने आ रहे थे, इसी तरह इस बीमारी के पीछे वैज्ञानिकों ने इन्फ्लुएंजा A H1N1 PDMO09 स्ट्रेन को जिम्मेदार बताया था। इस स्ट्रेन को इंसानों और जानवरों में पहली बार कभी नहीं देखा गया था। 18 अप्रैल 2009 को अमेरिका के हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस नई बीमारी की जानकारी WHO को दी। अगले ही हफ्ते पूरे अमेरिका में नेशनल हेल्थ इमरजेंसी लगा दी गई थी। धीरे धीरे वायरस अमेरिका से बाहर निकलने लगा। अप्रैल खत्म होते होते 70 देशों से वायरस के संक्रमित मरीज सामने आने लगे। विशेषज्ञों के मुताबिक अगले 1 साल में ही स्वाइन फ्लू से दुनिया भर में 1.5 लाख से ज्यादा मौतें हुई। सिर्फ अमेरिका में ही इस वायरस से 12,000 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। भारत के विभिन्न भागों में 2009 में स्वाइन फ्लू महामारी का प्रकोप हुआ था। भारत सरकार ने मार्च में संयुक्त राज्य अमेरिका और मैक्सिको में H1N1 वायरस के प्रकोप के तुरंत बाद हवाई अड्डों पर स्वाइन फ्लू से प्रभावित देशों से आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी थी। भारत में फ्लू का पहला मामला 13 मई को हैदराबाद हवाई अड्डे पर आया था, जब अमेरिका से भारत की यात्रा करने वाले एक व्यक्ति को H1N1 पॉजिटिव पाया गया था। इसके बाद फ्लू की पुष्टि के अधिक मामले सामने आए और जैसे ही अगस्त की शुरुआत में फ्लू के संक्रमण की दर बढ़ी, भारत में पुणे में स्वाइन फ्लू के कारण पहली मौत का मामला भी सामने आया। लोगों में इस बीमारी का आतंक फैलने लगा। 24 मई 2010 तक 1035 मौतों के साथ स्वाइन फ्लू के 10,193 मामलों की पुष्टि हुई थी। H1N1 के खिलाफ काम करने वाली एकमात्र दवा उस समय टैमीफ्लू थी, जो सामान्यतः मेडिकल स्टोर पर उस समय नहीं बेची जा रही थी, क्योंकि सरकार को डर था कि लोग बिना किसी कारण के इस दवा को खा सकते हैं, जिससे वायरस का इलाज करने के लिए दिक्कतें आ सकती हैं। राज्य शासन व्यवस्था के सामने उस समय सबसे बड़ी समस्या यह थी कि देश भर में फ्लू से संक्रमित मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे। स्वाइन फ्लू के कई महीनों के बाद टैमीफ्लू दवा को स्टोर्स पर दोबारा से उपलब्ध कराया गया। नेटको फार्मा और स्टेरॉइड्स आर्कोलैब्स जैसी कंपनियों ने इस बीमारी से इलाज के लिए दवा को लॉन्च किया था। इन दवाओं को डॉक्टर द्वारा लिखे गए पर्चे के तहत ग्राहकों को उपलब्ध कराया गया था। 8 अगस्त 2010 को भारत सरकार के अनुसार देश में
स्वाइन फ्लू के 1833 मौतें दर्ज की गई थी। मरने वालों में 80% लोगों की उम्र 65 साल से कम थी, यानी बुजुर्ग इस वायरस के कहर से बच गए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि H1N1 वायरस पहले भी लोगों में फैला था, इसलिए वायरस के संपर्क में बुजुर्ग लोग पहले भी आ चुके थे और उनके शरीर में एंटीबॉडी पहले ही बन गई थी। कोरोना वायरस के मुकाबले देखा जाए तो ये वायरस इतना घातक नहीं था। इस वायरस की वजह से मौतें कम हुई और वैक्सीन भी जल्दी बन गई। अक्टूबर 2009 तक दुनिया को इसकी वैक्सीन मिल गई थी। अभी की तरह वैक्सीन की मारामारी उस समय भी हुई थी। विकसित देशों ने वैक्सीन के ज्यादा डोज पर कब्जा कर लिया था। आखिरकार वैक्सीनेशन की बदौलत वायरस का फैलना कम हुआ और नए केस भी आने कम हो गए। 10 अगस्त 2010 को WHO ने इस बीमारी को महामारी की श्रेणी से हटा दिया। ये वायरस एक सीजनल फ्लू की तरह आम लोगों में अभी भी फैलता है। कोरोना वायरस की शुरुआत 1930 में हुई थी। तब यह वायरस मुर्गों में पाया गया था। इंसानों वाले कोरोना वायरस 1960 में पाया गया और 2003 आते आते 5 तरह के इंसानी कोरोना वायरस खोज लिए गए थे। 2019 में चीन के वुहान शहर में फीड कोरोना वायरस का जन्म हुआ और यह धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल गया। WHO ने भी इसे महामारी घोषित कर दिया। पूरी दुनिया में इससे इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 80 लाख से पार हो गई और मरने वालों की संख्या 4 लाख से अधिक हो गई और अब तक इस बीमारी का कोई इलाज भी नहीं मिल पाया था। कोविड-19 पहली बार नवंबर 2019 में छोटे पैमाने पर सामने आया था, जबकि पहला बड़ा मामला दिसंबर 2019 में चीन के वुहान में दिखाई दिया था। पहले ये माना गया था कि कोविड-19 का कारण बनने वाला वायरस SARS-CoV-2 चीन के वुहान में खुले में लगे वेट मार्केट में से एक से इंसानों में लगा होगा। वेट मार्केट आंशिक या पूरी तरह से खुले में लगे बाजार जहां ताजा उपज और मांस बेचा जाता है। चीन देश में उपस्थित WHO कार्यालय को बुखार और सांस में लेने की तकलीफ जैसे सिम्टम्स दिखने वाले अज्ञात कारणों से नमूनिया के कई मामलों के बारे में पता चला, जो बाजार से उस समय जोड़कर देखे जा रहे थे। जैसे जैसे कोविड-19 चीन के अंदर और बाहर दोनों जगह फैला, उसने उन लोगों को संक्रमित किया जिनका जानवरों से कोई सीधा संपर्क नहीं था। इसका साफ मतलब था कि वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलता है। इसका प्रसार अमेरिका और दुनिया भर में जारी रहा, जहां लोग अनजाने में वायरस की चपेट में आ गए और इसे दूसरों तक फैला दिया। दुनिया भर में इन्फेक्टेड के कारण 11 मार्च 2020 को WHO द्वारा महामारी इसे घोषित कर दिया गया। वैज्ञानिकों ने पहली बार 1965 में एक मानव कोरोना वायरस की पहचान की थी। यह सामान्य सर्दी का कारण बनता है। उस दशक के बाद शोधकर्ताओं ने इसी तरह के मानव और पशु वायरस का एक समूह भी पाया था। 7 कोरोना वायरस मनुष्यों को संक्रमित कर सकते हैं। सार्स का कारण बनने वाला कोरोना वायरस 2002 में दक्षिणी चीन में उभरा और जल्द ही 28 अन्य देशों में फैल गया। जुलाई 2003 तक 8000 से अधिक लोग संक्रमित हो गए और 774 की मृत्यु हो गई। 2004 में एक छोटे से प्रकोप में केवल 4 और मामले शामिल थे। यह कोरोना वायरस बुखार, सिर दर्द और खांसी और सांस की तकलीफ जैसे श्वसन समस्याओं के कारण बनता है। 7 कोरोना वायरस में से एक है जो मनुष्य को इन्फेक्टेड करता है। SARS-CoV-2 वह वायरस जो कोविड-19 का कारण बनता है, आनुवंशिक रूप से उस वायरस से संबंधित है जो 2003 सार्स प्रकोप का कारण बना था। कोरोना वायरस रोग की उत्पत्ति के बारे में अभी भी कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है। वैज्ञानिकों को यकीन नहीं है कि यह जानवरों से मनुष्य में आया है या किसी प्रयोगशाला में विकसित किया गया है। क्योंकि कोरोना वायरस रोग का प्रकोप चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था, इसलिए एशियाई देशों ने इसका जमकर विरोध किया था। महामारी शुरू होने के कई साल बाद इस नए कोरोना वायरस का इतिहास अभी भी लिखा जा रहा है। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही भी, एक छोटा सा इन्फेक्शन भी महामारी में तब्दील हो जाता है। इसलिए जागरूकता और सतर्कता हर इंसान के लिए जरूरी है। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और आगे भी इस तरह की जानकारियों से जुड़ा रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपको अपने अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्णा।